मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि सारिया लॉज कंप्लायंट म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं डिफरेंट सेगमेंट में, जैसे लार्ज कैप में कौन कौन से हैं, स्मॉल कैप में कौन कौन से हैं, या मिड कैप में कौन कौन से हैं। मैं उनको ये बता देना चाहूँगा कि अभी तक मेरे विचार से हिंदुस्तान में 3 ही म्यूचुअल फंड हैं जो सारिया लॉज को कंप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। वो है टाटा एथिकल फंड, टॉरस एथिकल फंड और निप्पॉन इंडिया ETF सारिया 20। टाटा एथिकल फंड के बारे में हमने चर्चा कर रखी है। जिसको इसके बारे में जानना हो वो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें और वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे टॉरस एथिकल फंड की। टॉरस एथिकल फंड पे चर्चा करने के पहले मैं एक ब्रीफ करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि सारिया लॉज में इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके कारण वो मुस्लिम जो सारिया लॉज को फॉलो करते हैं हर म्यूचुअल फंड में, प्रत्येक म्यूचुअल फंड में, हर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जैसे वो वैसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो किसी व्यक्ति को फिजिकली या इमोशनली हर्ट करता हो। वो वैसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता हो। वो वैसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो इन्वॉल्व हो टोबैको सेलिंग में, अल्कोहल सेलिंग में, पॉर्क सेलिंग में, पोर्नोग्राफी में, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, या इस तरह के बहुत सारे बिजनेस हैं जो सारिया लॉज रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये 3 फंड जो हमने पहले बताए, टाटा एथिकल, टॉरस एथिकल और निप्पॉन इंडिया ETF सारिया 20, ये तीनों ही फंड सारिया लॉज को कंप्लाई करते हैं। मींस इनका जो भी इन्वेस्टमेंट रहे होगा, जो रेस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रीज या बिजनेस हैं उसमें इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे टॉरस एथिकल फंड के बारे में। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सपिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। टॉरस एथिकल फंड इट इज समथिंग लाइक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो जो कि फ्लैक्सी कैप से बहुत कुछ मैच करता है, और ये थीमेटिक सेगमेंट में ये आता है ये फंड, और ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सरिया लॉज पे ये लागू है। जैसे कि हम ये बेस्ड है, और इसकी चर्चा हमने इसके पहले कर चुका हूँ कि सरिया लॉज में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ये फॉलो करता है, उसी प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है। और इसकी चर्चा हम करेंगे 3-4 बिंदुओं पर। पोर्टफोलियो एनालिसिस के बेसिस पे इसकी बात करेंगे, रिटर्न एनालिसिस के बेसिस पे, और इसकी बात करेंगे रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे, और इसके अलावे 2-3 पॉइंट्स और हैं उसके बेसिस पर भी इस फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में एसेट एलोकेशन के बारे में। एसेट एलोकेशन में इक्विटी का जो है, इक्विटी इज 96.39%, जबकि कैश का 3.61% कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एसेट। इसका मतलब, इससे मतलब ये निकलता है कि जिसमें 96% इक्विटी में कंट्रीब्यूशन हो, इट इज ए बिट ऑफेंसिव फंड, ये एग्रेसिव फंड ऐसा दिखता है। इसके आगे में और चर्चा करते हैं। जब हम देखते हैं इसका एग्रीगेट में जो इक्विटी 96% इन्वेस्टमेंट था एसेट में, उसमें से जायंट और लार्ज में इट इज 34.7% और लार्ज में 17.56%, जो कि पूरा होकर 52.26% बनता है। और मिड और स्मॉल में इट इज 35.41 और 12.32, जो कि मिलके ये 47.72 बनता है। यदि इन दोनों को देखें, इक्विटी में से 52% जो है वो जायंट और लार्ज में है, जहां की रिटर्न कम है लेकिन रिस्क भी कम है, और 47 या 48% के आसपास मिड और स्मॉल में है, जहां रिस्क भी अधिक है और रिटर्न भी अधिक है। सो अमॉन्ग इक्विटी फंड्स इट अपीयर्स कि ये ए बिट डिफेंसिव फंड, इसमें रिस्क कम लिया गया है इसमें। अब आगे बात करते हैं हम इसके टॉप 3 सेक्टर्स होल्डिंग की। टेक्नोलॉजी फंड 26.7% लिया हुआ है इन्होंने, हेल्थ केयर इट इज 15.43%, और एनर्जी में 8.96%, और ये तीनों मिला के इट कंस्टिट्यूट्स 50.46%। इसका मतलब इन 3 सेक्टर में 50% ऑफ द एसेट का इन्वेस्टमेंट इसी 3 सेक्टर में है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है टोटल 35 स्टॉक्स में है। अब हम बात करते हैं टॉप 5 स्टॉक्स, टॉप होल्डिंग
इन द 5 स्टॉक्स, किस किस स्टॉक में सबसे अधिक 5 स्टॉक हैं जिसमें सबसे अधिक इनका कंट्रीब्यूशन है, एसेट का इन्वेस्टमेंट है, एंड इट कंस्टिट्यूट 32.03%, मतलब 5 ही स्टॉक में से 32.03% इन्वेस्टमेंट है। अब वो स्टॉक्स हैं इन्फोसिस, रिलायंस, एचसीएल टेक, टीसीएस और टेक महिंद्रा। इन पांचों स्टॉक्स में ही 32.23% का इन्वेस्टमेंट है। अब यदि बात करते हैं हम पोर्टफोलियो टर्नओवर की, इट इज 1.71 और रेशियो के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 171%। इसका मतलब पूरे एक साल में इसका पोर्टफोलियो 1.71 टाइम्स टर्नओवर हो जाता है, चेंज होता है। मतलब इसका पोर्टफोलियो चेंज होने का रेशियो जो है ये कुछ अधिक दिख रहा है, और ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड में ऐसा नॉर्मली होता है। और चूंकि जहां एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, जहां पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत स्विफ्टली हो, वहां का एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होता है। और जब बात करते हैं एक्सपेंसेस रेशियो की, तो हम देखते हैं कि रेगुलर में एक्सपेंसेस रेशियो जो है इट इज 2.29% और डायरेक्ट में इट इज 0.41%। यहां ध्यान दें फ्रेंड्स, जो रेगुलर और डायरेक्ट, इसके बारे में यदि आपकी जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे, आई बटन पे क्लिक करें और रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बारे में जान लें। ये डिफरेंस जो है इट इज अराउंड 1.9%, इस कुछ अधिक है। और एक्सपेंसेस रेशियो जो अधिक है, इसका मतलब इट इज ओनली बिकॉज कि पोर्टफोलियो टर्नओवर इसका 171% है, और वी कैन से दैट इट इज 1.71। अब हम बात करेंगे रिटर्न एनालिसिस की, और रिटर्न एनालिसिस में सबसे पहले बात करते हैं एनुअल रिटर्न का, जो कि 2019 से लेके हमने आज तक का लिया हुआ है। और इसमें हम देखते हैं कि इस फंड ने पूरे पिछले 5 साल में निगेटिव रिटर्न 2 बार दिया है, 2022 और 2023 में, और मैक्सिमम रिटर्न दिया है उन्होंने 2021 में, दैट इज 30.06%। ये इस फंड का रिटर्न है। लेकिन यदि इसके कंपेरिजन हम कैटेगरी से करें तो हम देखते हैं कि इसके कैटेगरी ने जो सारिया निफ्टी 500 सारिया है, उसमें टीआरआई है, उसमें पिछले 5 साल में निगेटिव रिटर्न नील है, और 2021 में इसने भी सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है कैटेगरी ने, दैट इज 35.50%। अब ये देखते हैं, यदि हम इन दोनों कंपेयर करते हैं कि इंडेक्स फंड ने, जो इंडेक्स है इसका, इसने कभी निगेटिव रिटर्न पिछले 5 साल में नहीं दिया है, जबकि फंड ने 2 बार दिया है। और 2021 में जो मैक्सिमम रिटर्न दिया है इन्होंने, ये इनके रिटर्न 30.06 से अधिक है। इसको यदि आइसोलेशन में देखते हैं तो हमें लगता है हमें इस फंड को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज एक्टिव फंड। जब इंडेक्स फंड ही उसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, व्हाई वी शुड गो फॉर द एक्टिव मैनेज्ड फंड। अब यदि बात करते हैं हम ट्रेलिंग रिटर्न की, तो ट्रेलिंग रिटर्न में हम देखते हैं कि हमने इसमें 6 पैरामीटर लिया हुआ है, 1 महीना का, 3 महीना का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का रिटर्न। इट इज ट्रेलिंग रिटर्न भी बोल सकते हैं इसको। और हमने लिया है इसका निफ्टी 50 सारिया टीआरआई का, और कंपेयर किया है इसको टोरस इथिकल फंड से। तो हम देखते हैं कि केवल एक ही बार ऐसा है 3 महीने का रिटर्न जो टोरस इथिकल का है, वो बेटर है उसके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क से। यहां देखते हैं 3 महीने का रिटर्न इसका 0.96% है, जबकि निफ्टी 500 सारिया जो इसका बेंचमार्क है उसका -0.79% है। बाकी जितने भी 5 हैं, 1 ईयर, 1 मंथ, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सब में फंड का रिटर्न उनके बेंचमार्क से कम है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट 3 ईयर्स रिटर्न, तो बेंचमार्क का 25.67% है, जबकि फंड का 20.78% है। यदि 10 ईयर्स की बात करते हैं तो बेंचमार्क का 15.61% है और 10 ईयर का 14.63% है। इन रिटर्न में इन दोनों को देखने से, ट्रेलिंग रिटर्न या रिटर्न ओवर टाइम और एनुअल रिटर्न देखने से ऐसा लगता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से को अंडर परफॉर्म किया है, और हमें ये फंड में नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं प्रोसीड करना चाहिए। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न की। जब रोलिंग रिटर्न की बातें करते हैं तो इसमें हमने 8 पैरामीटर्स लिया हुआ है। 2 पैरामीटर्स है रिटर्न स्टेटिस्टिक्स में और 6 पैरामीटर है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में। ये है परसेंटेज में, और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ टाइम्स में। पहले बात करते हैं रिटर्न स्टेटिस्टिक्स की। एवरेज जो इस फंड का है 13.46, कैटेगरी का 10.20, ये बेहतर है। और इसके पहले ये देख लें कि 8 पैरामीटर्स में से केवल 2 पैरामीटर ऐसे हैं
जिसमें फंड ने खराब प्रदर्शन किया हुआ है इन कंपेरिजन टू कैटेगरी, बाकी 6 महीनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। फॉर एग्जाम्पल -0.66 टाइम्स इनका मिनिमम रिटर्न था इनका, जबकि कैटेगरी का -9.99 था मिनिमम रिटर्न था। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव रिटर्न 0.10 टाइम्स ही इस फंड ने दिया, जबकि कैटेगरी ने 8.39 दिया। तो केवल दो, ये 15 से 20% रिटर्न वाला और मैक्सिमम, ये दो ही पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें इस फंड ने खराब परफॉर्मेंस दिया है यदि हम कंपेयर करते हैं कैटेगरी से, और बाकी 6 पैरामीटर्स में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यदि रोलिंग रिटर्न को आइसोलेशन में देखें तो हमें लगता है कि ये फंड कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यदि हमने ट्रेलिंग रिटर्न या रिटर्न ओवर टाइम्स और एनुअल रिटर्न की बातें की थी, तो उसमें हमने देखा था कि वो अपने बेंचमार्क से बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब हम बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की। रिस्क एनालिसिस में हमने 5 पैरामीटर्स लिया हुआ है: स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, शॉर्टिन रेशियो, बीटा और अल्फा। टॉरस का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.35%, इट इज एवरेज, इट्स ना ये बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, ठीक है। शार्पे रेशियो 1.17, इट्स वेरी गुड। शॉर्टिनो 2.14, इट इज वेरी गुड। बीटा 0.69, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट अल्फा -2.05%, इट्स वेरी बैड। तो रिस्क एनालिसिस में बिकॉज अल्फा दिखाता है हमें कि बेंचमार्क से कितना अधिक देने की क्षमता है इसको रिटर्न, इसका मतलब -2.05 है। इसका मतलब यदि बेंचमार्क यदि 15% देता है, 15.05 देता है, तो ये फंड 13% देगा। सो इट्स वेरी बैड। इसके अलावा कुछ और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसका 84.83% है, 83 करोड़ है। इट्स बहुत छोटा ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और ये 14 साल पुराना फंड है, मार्च 2009 का फंड है। और ये फंड पिछले 14 साल में केवल 85 करोड़ के आसपास फंड ये प्रोक्योर कर सका। इट्स ए वेरी वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट्स। और इसमें एक चीजें और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं जो अप्लीकेबल है फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु टेक रेगुलर प्लान। अब देखें, रेगुलर प्लान में बताया था हमने कि 2.29% एक्सपेंसेस रेशियो है, वो भी काफी अधिक है डायरेक्ट के कंपैरिजन में। एंड ओवर एंड अबव आपको ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगेंगे, और ट्रांजैक्शन चार्ज का जो रेट होगा, ये रेट होगा यदि आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो 150 रुपये, ये वन टाइम है। और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो 100 रुपये। ये तब लगेगा जब आपका इन्वेस्टमेंट आइदर इन लमसम 10,000 से ऊपर हो, या एसआईपी के मामले में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एसआईपी, और जितना अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यदि वो अमाउंट 10,000 से ऊपर आता है तो आपको ये ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे। और यदि नए इन्वेस्टर हैं 150 रुपये, और यदि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो 100 रुपये। अब बारी कंक्लूड करने की। जब हम कंक्लूड करते हैं तो हम देखते हैं कि सीएजीआर में टोटल जो पैरामीटर्स थे वो 6 थे, जिसमें से एक ही पैरामीटर में इसने बेहतर परफॉर्म किया है। एनुअल रिटर्न की बातें की थी हमने पहले, जिसमें देखा था कि कैटेगरी से ये बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। रोलिंग रिटर्न की बातें करें तो 8 पैरामीटर में से 6 पैरामीटर में इसने बेहतर परफॉर्म किया है। तो यदि हम रिटर्न एनालिसिस के बेसिस पे यदि बातें करते हैं तो सीएजीआर बहुत ही खराब है, एनुअल रिटर्न भी बहुत खराब है, एक रोलिंग रिटर्न बेहतर है। तो इसके बेसिस पर इस फंड्स को यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं इसको नो कहूंगा। अब बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की। अल्फा नेगेटिव है, बाकी सारी चीज पॉजिटिव है, लेकिन अल्फा इज ए बिग नेगेटिव। इसके बेसिस पर भी मैं इस फंड को सिलेक्ट करने का एडवाइस नहीं करूंगा। और इसके अलावा कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे बताया था एवीएम बहुत छोटा एवीएम, और फंड का लाइफ करीब 14 साल के आस, मोर देन 14 ईयर्स। उसके बाद 85 करोड़ प्रोक्योर करना, इट्स ए बिग नेगेटिव थिंग। और ट्रांजैक्शन चार्ज ओवर एंड अबव लगता है। तो इन चारों पांचों पॉइंट्स को यदि हम एक साथ एक व्यू में देखें तो इन माय ओपिनियन इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इफ यू आर फ्रेश इन्वेस्टर,
और यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा हुआ है तो इसको धीरे धीरे इससे एग्जिट करें। हालांकि ये निर्णय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए अंतिम निर्णय आपका।